आज से 2 दिनों के झारखंड दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा की होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर स्कूली बच्चों से की मुलाकात। अधिक से अधिक किताबें पढ़ने का दिया सुझाव। पीएम मोदी ने भी पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर किया नमन। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी और जेपी नड्डा समेत कई नेता करेंगे रैलियां। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कमलनाथ समेत अखिलेश यादव भी करेंगे अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार। राजस्थान के रण में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता, तो वहीं कांग्रेस की गारंटी यात्रा का दूसरा चरण आज से। प्रियंका गांधी का आज रायपुर में रोड शो। मणिपुर के 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर लगा 5 साल का प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने कहा, भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है इनकी गतिविधियां। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। मुख्यमंत्री धामी ने की बचाव कार्यों की समीक्षा। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति गठित। पटाखों के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला और जहर। हवा की गुणवत्ता फिर से गंभीर। मुंबई में भी हालत खराब हुई। और दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत। 13 देशों के प्रदर्शक हो रहे हैं शामिल। इस बार मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं अजय मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में होंगे। प्रधानमंत्री यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी रांची के बिरसा मुंडा म्यूजियम का दौरा करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें ली, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुराने जेल का बैराक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। प्राण त्यागने से पहले धरती आबा के अंतिम दिन यहीं गुजरे थे। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को सजोने की कोशिश की गई है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है। बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अवधारणा थी कि पूरे देश में ढंग से जनजातीय शहीदों का संग्रहालय बने, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ये हो रहा था। और गुजरात में एक राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय बन रहा है। वहीं पे जहाँ पे हमारे लौह पुरुष पटेल जी की मूर्ति है, उसी इलाके में वो पूरे देश के जो जनजातीय शहीद हैं उनका वो संग्रहालय बन रहा है। उसी क्रम में ये झारखंड को मिला वो जो परियोजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हमारे यहाँ सुविधा ये थी कि जो जेल था जहाँ भगवान बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, तो उसको ही संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करना था। पुराने जेल परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण जाने माने मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। परिसर की दीवारों पर धरती आबा की उक्तियां उकेरी गई हैं।
संग्रहालय में झारखंड के दूसरे वीर शहीदों की जीवनी और देश की आजादी के लिए किए गए उनके संघर्ष की गाथा को भी बयां किया गया है। मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, पोटोहो, भागीरथी मांझी, वीर बुधु भगत, तेलका खड़िया, सिदो कान्हू, नीलांबर पीतांबर, दीवा किसुन, गया मुंडा और टाना भगत की 9-9 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर जेल लाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य की जनजातीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। छोटे से गांव और वहां काम करते ग्रामीणों का प्रारूप हर मन को मोह रहा है। आदमकद मूर्तियों के जरिए ग्रामीणों की जीवन शैली को बखूबी दर्शाया गया है। परिसर में एम्फी थिएटर भी तैयार किया गया है। संग्रहालय में पुरानी संरचना को उसके उसी रूप में संरक्षित करते हुए पूरे परिसर को फूल पौधों से खूबसूरत और मनोरम बनाया गया है ताकि वर्तमान पीढ़ी उनकी जीवन शैली को देख सके। हर साल हजारों लोग इस संग्रहालय को देखने आते हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए। और इसी दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री न केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे बल्कि खूंटी में के पास जो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ तो वहां भी जाएंगे और जनसभा को भी एक संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज, रांची। और आज बाल दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाए जाने वाले इस दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्कूलों और संस्थानों के बच्चों के साथ मुलाकात की। ढेर सारे बच्चों को मिलना एक साथ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। आज आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सदा स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। अपने माता पिता का सम्मान करें। मातृभूमि में के सेवा के लिए अपने आप को अभी से प्रस्तुत करें और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। और अब खबरें चुनावी राज्यों से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का राज्य में जमावड़ा लगने वाला है। 17 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का ये आखिरी दौर है और शिवराज सरकार के नेतृत्व में चल रही सरकार को जनहितैषी सरकार बताते हुए पार्टी की पूरी कोशिश है कि यहां फिर से एक बार कमल खिले और बीजेपी की सरकार बने। लिहाजा पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आज पीएम बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। बैतूल झाबुआ आदिवासी क्षेत्र भी है। उसके बाद इंदौर में आज शाम को उनका रोड शो होगा। इन सभी जगहों पर पीएम चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह की आज विदिशा के देवतालाब, जबलपुर पश्चिम में जनसभाएं होंगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज एक के बाद एक 3 चुनावी रैलियां हैं। सबसे पहले नड्डा रतलाम का रुख करेंगे। यहां आलोट में उनकी रैली होगी। फिर रायसेन के भोजपुर और नरसिंहपुर के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में वो मोर्चा संभालेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में पूरा दम लगा दिया है। आज कांग्रेस भी यहां शिवराज सरकार के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रही है। खुद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सेवड़ा और श्योपुरी में होंगे। खड़गे लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं ये भी वायदा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ होगा।
वहीं राहुल गांधी भी आज विदिशा और टीकमगढ़ में होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी खुद को सामने रख करके चुनाव लड़ रहे हैं। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर और कई वायदों के जरिए मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश के सीहोर और छतरपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इंडी गठबंधन के साथ तालमेल की घोषणा के बावजूद वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कटनी में एक रैली में अखिलेश ने राहुल गांधी के एक्सरे वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि आज के दौर में MRI और CT स्कैन जैसी नई तकनीकें उपलब्ध हैं तो एक्सरे क्यों। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आखिर कांग्रेस किस मुंह से देश में जातिगत गणना की मांग कर रही है। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज MRI CT स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 66 सीटें केवल मालवा निमाड़ में हैं। ये 66 सीटें मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मालवा निमाड़ के मतदाताओं को बीजेपी और कांग्रेस कैसे साधने में लगे हैं और क्या है वहां की राजनीतिक तस्वीर, मध्य प्रदेश से संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। किसान, व्यापारी और आदिवासियों का मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ के 15 जिलों की 66 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी और कांग्रेस इस बात को बेहतर तरीके से समझती और जानती है कि अगर राज्य की सत्ता पानी है तो उसकी चाबी यहीं से मिलेगी। इसलिए दोनों ही पार्टियों का इस क्षेत्र पर अच्छा खासा फोकस रहा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का वनवास मालवा निमाड़ ने खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहां के 66 सीटों में से 35 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। बीजेपी को केवल 28 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा था। सत्ता कांग्रेस को मिली थी। मालवा निमाड़ के 15 जिलों में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। ऐसे में आदिवासी फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। हम आश्वस्त हैं कि हमें इस बार पिछली बार से ज्यादा प्रतिशत मिलेगा और जनता जिनको कि भ्रमित किया गया, भरमाया गया, अब उनके बुलावे में आने वाली नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी इंदौर में औद्योगिक जो है घराना है, औद्योगिकरण का उन्नयन करेगी, नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, IT हब बनाएगी, आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान है उसको वो बरकरार रखेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की जनता स्थानीय मुद्दों पर जोर दे रही है। मंदसौर जिले से जो आसपास का क्षेत्र जो लगे हुए वो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो यहाँ पे उद्योग चल रहे थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो हमारी तो इतनी ही मांग है कि जो बंद हो गए उद्योग उनको शुरू किया है। जो यहाँ की स्वास्थ्य समस्या है वो सबसे बहुत ही खराब स्थिति में है। यहाँ पे हर दूसरे पेशेंट को गुजरात रेफर किया जाता है। तो हमारा विधायक ऐसा बने जो अलीराजपुर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवा दे। किसानों के हित के बारे में सोचे, जैसे खाद में तकलीफ आ रही है उसकी परेशानी दूर करें। उधर राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यहाँ की कई सीटों पर आदिवासी और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं का भी प्रभाव है जो मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। ये वो इलाका है जहाँ संपन्नता है, लेकिन ये वो इलाका भी है जहाँ आदिवासी पर्याप्त संख्या में रहते हैं। हालांकि मालवा निमाड़ क्षेत्र में बागी उम्मीदवार भी यहां से इस बार भाजपा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की हार जीत तय कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, सभी मालवा निमाड़ में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि मालवा निमाड़ की सीटें मध्य प्रदेश की राजनीति पे कितनी महत्वपूर्ण हैं। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार देती नजर आएंगी। इस बार रायपुर संभाग को साधने के मकसद से चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी उतर रही हैं। रायपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो है। उससे पहले वो एक चुनाव सभा को संबोधित करेंगी। रोड शो रायपुर शहर के कई मार्गों से होकर के गुजरेगा। प्रियंका गांधी का रोड शो राजीव चौक से शुरू होकर के तेलीबंधा चौक पर खत्म होगा। और अब बात राजस्थान के रण की, जहां कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2 की शुरुआत आज से हो रही है। ये यात्रा आज से 6 संभागों में शुरू होगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा संभाग से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद श्री गंगानगर, श्री माधोपुर, गंगापुर सिटी में कांग्रेस गारंटी संवाद का आयोजन होगा। कांग्रेस की 7 गारंटियों को लेकर के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग में यात्रा का दूसरा चरण होना है। सीएम गहलोत जी का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी योजनाओं की गारंटी का कानून विधानसभा में पास करवाया जाएगा। वहीं बीजेपी इसे छलावा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वहां इस चुनाव में बीआरएस के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटे हैं। राज्य के बीजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार केसीआर और उनके बेटे बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। रेड्डी ने दावा किया कि बीजेपी ही तेलंगाना में ठीक से सरकार चला सकती है। ऐसे में तेलंगाना में भाजपा, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्रिकेट का नया विश्व चैंपियन, क्या टीम इंडिया खत्म करेगी 12 साल का सूखा या कोई नई टीम मारेगी बाजी? डीडी न्यूज पर हर गेम का रोमांच, विशेषज्ञ करेंगे जीत हार का विश्लेषण। देखिए महामुकाबले की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 13 नवंबर कारोबार, 14 नवंबर गोलमाल किड्स, 15 नवंबर बड़ी बहन, 16 नवंबर सुहाना सफर। बॉलीवुड टॉकीज प्रतिदिन दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखना, तू भी एक दिन देश के लिए लड़ेगा, सारा देश तुझ पे नाज करेगा। बच्चों, आप सब लोग सर झुकाकर इनका अभिवादन करोगे। तो गर्दन नीचे झुकाओ। स्मिथ ने उस बच्चे को बहुत पीटा पर उसने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। वो बच्चा मेरा यार सुखदेव थापर। स्पॉट का मरना तय है, नहीं तो हमारी मिट्टी, हमारा देश हमें कभी माफ नहीं करेगा। स्वराज में देखिए राजगुरु और सुखदेव की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है आप सभी का। केंद्र ने मणिपुर से संचालित 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 सालों की अवधि के लिए अवैध घोषित किया है। इन संगठनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसकी राजनीतिक शाखा द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल है। गृह मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना में कहा कि ये सभी मैती चरमपंथी संगठन भारत की संप्रभुता और एकता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन्होंने मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले किए और उनकी हत्या की। इसके अलावा ये संगठन लोगों को डराने, धमकाने, धन उगाही के लिए जबरन वसूली और लूट के मामलों में भी लिप्त रहे हैं। अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र का मानना है कि इन संगठनों की गतिविधियां भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी
सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हादसे के बाद सरकार राहत बचाव के कार्य में जुट गई है। सिलक्यारा सुरंग के भू धसाव से अवरुद्ध हिस्से में 2.5 फीट व्यास का पाइप डाल करके फंसे सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। देहरादून से बोरिंग के लिए ऑगर मशीन साइट पर पहुंच गई है, जिससे बोरिंग कर व्यास का पाइप डाला जाएगा। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम अभी जारी है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइपों से लदे ट्रक्स मध्यरात्रि से ही सिलक्यारा पहुंचना शुरू हो गए थे। बीते कई घंटों में सुरंग में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। फोन लाइन पर देहरादून से अवधेश नौटियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। अवधेश, अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या बता रही है जो वहां के स्थानीय प्रशासन है, क्या बता रहा है, कब तक ये काम पूरा हो सकता है? देखिए अजय, बिल्कुल अभी जो है काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि काम जो है दोपहर बाद तक काम खत्म हो जाएगा। तो राहत की बात यह है कि जो टीम लीड कर रहे हैं मणिकांत मिश्रा, एसडीआरएफ के कमांडेंट है, वो पूरा जो ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको लीड कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने जो वॉकी टॉकी के माध्यम से श्रमिकों से बात की थी और जो श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं सभी ठीक है। उन्होंने उनको धैर्य भी बंधाया कि आप सब भरोसा रखिए, हम जो है सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। राहत की बात है, जो श्रमिकों की मांग पर जो है उनके लिए जो खाद्य सामग्री जिसमें कि चना, बादाम, बिस्कुट, ORS का घोल, ग्लूकोज इत्यादि थे, वो जो है अंदर पहुंचाई गई है कंप्रेशर के माध्यम से। इसके साथ ही कुछ श्रमिकों ने सरदर्द और बुखार की जो शिकायत थी वो भी जताई थी कि कुछ के सर में दर्द हो रहा है और कुछ को बुखार की शिकायत भी थी। तो उन तक जो है दवाइयां भी जो हैं कंप्रेसर के माध्यम से पहुंचाई गई हैं और जो राहत और बचाव जो अभियान है वो युद्ध स्तर पर जारी है। मुझे ऐसी जिस तरह से लगातार फीडबैक मिल रहा है तो ऐसी उम्मीद है कि दोपहर बाद तक जो है हमें एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अजय, दिवाली की रात से ही एनडीआरएफ का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अवधेश वो चल रहा है। कितना मुश्किल है एनडीआरएफ के लिए ये जो मुश्किल है उससे निकलना? और ये भी हमने बताया कि ये जो देहरादून से जो सामग्री है, राहत सामग्री, वो पहुंच गई है, खनन का कार्य शुरू हो गया है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ चुनौतियों को लेकर के सामने आ रही बात? देखिए बिल्कुल अजय, चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि तमाम जो विशेषज्ञ भी हैं और तमाम जो टीमें हैं जिसमें कि जो एसडीआरएफ हो गया, एनडीआरएफ हो गया और जो विशेषज्ञों की टीम है जिसमें एनएचएआई की टीम है, आरबीएनएल की टीम है, एनएचसीएल की टीम है, एलटीडी और टीएसडीसी की जो और बीआरओ एनएचआईडीसीएल की जो टीमें हैं, इनकी जो तकनीक है उसकी मदद ली जा रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जो मलबा है, जो जहां पर भूस्खलन है, वहां पर जो जमीन जो है ऊपरी सतह है वो कच्ची है और लगातार जिस तरह से जो लगातार उसको आगे बढ़ने के लिए जब उसको मलबा हटाया जा रहा है तो मलबा लगातार नीचे गिर पड़ रहा है। तो दिक्कत ये आ रही है कि मलबे को रोका किस तरह से जाए। तो मलबे को रोकने के लिए जो कंक्रीट की हल्की लेयर थी उसका भी कल कंप्रेसर के माध्यम से उस लेयर को उस पर भी जो है जो कंक्रीट की हल्की लेयर शॉर्ट क्रीटिंग की जा रही थी, लेकिन उसका भी असर देखने को नहीं मिला था क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता जा रहा था। जिसके बाद जो है क्योंकि श्रमिकों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो स्टील की टनल है 900 MS स्टील पाइप है 900 मिलीमीटर का, उसको जो है हरिद्वार से मंगाया गया और निर्णय ये लिया गया है कि इसमें समय ज्यादा खराब करने की बजाय जो मलबा है उसी मलबे को आर पार करके हम पाइप आर पार कर दें और पाइपों से पहले श्रमिक को बचा ले जाए क्योंकि मिट्टी गीली और जितनी बार मिट्टी हटा रहे थे वो ऊपर से और मिट्टी आ जा रही थी। तो वहां पर जो है मुश्किलों का सामना लगातार करना पड़ रहा था टीम को। जी, और देहरादून से भी जो समन्वय लगातार कोऑर्डिनेशन जारी है। अब तो जांच समिति का भी गठन कर दिया गया है। कब तक रिपोर्ट आने की संभावना और देहरादून से कैसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल जो शासन स्तर पर है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जो आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद जो आपदा प्रबंधन सचिव है वो घटनास्थल पर गए, उन्होंने तमाम चीजों का मुआयना लिया और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सीमा सड़क संगठन, साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, इनको जो लगातार मुख्य सचिव की तरफ से लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है शासन स्तर तक। कल देर शाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कॉल करके पूरी घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में है और मुख्यमंत्री खुद लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं और उन जो तमाम चीजों को जो वैकल्पिक, उसके बाद भी जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं, चाहे जो आपातकालीन हेल्पलाइन जो नंबर है की बात हो, चाहे वैकल्पिक अस्पताल की बात हो, तमाम चाहे आसपास के
जो आसपास के जितने भी जो छोटे अस्पताल हैं वहां पर जो अलर्ट रखा गया है, और इसके साथ ही जो ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं शासन युद्ध स्तर पर है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि किसी तरह से जो 40 श्रमिक हैं उनकी जिंदगी बचाई जाए, उनको सकुशल बाहर निकाला जाए, इस पर काम हो रहा है। अवधेश, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तफसीस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना पर कहा है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनकी परिवारजनों से भी बात हुई है, वहां पर सभी सुरक्षित हैं, जल्द से जल्द वो सभी सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। हम सब इसी पर काम में लगे हुए हैं। लगातार भोजन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। भारत सरकार से भी लगातार बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पूरी घटना को देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती समारोह में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा की होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर स्कूली बच्चों से की मुलाकात। अधिक से अधिक किताबें पढ़ने का दिया सुझाव। पीएम मोदी ने भी पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर किया नमन। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी। राजनाथ सिंह, अमित शाह, गडकरी और जेपी नड्डा समेत कई नेता करेंगे रैलियां। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कमलनाथ समेत अखिलेश यादव भी करेंगे अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार। राजस्थान के रण में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता। तो वहीं कांग्रेस की गारंटी यात्रा का दूसरा चरण आज से। प्रियंका गांधी का आज रायपुर में रोड शो। मणिपुर के 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों पर लगा 5 साल का प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने कहा भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है इनकी गतिविधि। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। मुख्यमंत्री धामी ने की बचाव कार्यों की समीक्षा। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति गठित। पटाखों के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में और घुला जहर। हवा की गुणवत्ता फिर से गंभीर स्थिति में। मुंबई में भी हालत खराब। और दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो रहा है शुरू। 13 देशों के प्रदर्शक हो रहे हैं शामिल। इस बार मेले की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड बाय ट्रेड। राजधानी दिल्ली में तमाम पाबंदियों के बाद दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण बढ़ गया है। आज सुबह दिल्ली में कई जगहों पर प्रदूषण फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली के साथ साथ नोएडा और एनसीआर के दूसरे इलाकों का भी यही हाल है। प्रदूषण की वजह से इलाके में धुंध छाई हुई है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू कर रखा है, जिसके तहत दिल्ली में निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह से पाबंदी है। कचरा जलाने पर भी नजर रखी जा रही है। उत्तरकाशी में आज सुबह 11:45 पर अन्नकूट के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। मंदिर के पंडा पुरोहितों ने कपाट बंद करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर में पूजा पाठ के बाद देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए शीतकाल के लिए अगले 6 महीने तक गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इस साल यात्रा सीजन के दौरान गंगोत्री धाम में 9 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। दीपावली और गुजराती नववर्ष के पावन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में कनाडा को खरी खोटी सुनाई है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने अपनी टिप्पणी में कनाडा से हिंसा भड़काने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले समूहों की गतिविधियों को अस्वीकार करने के लिए घरेलू ढांचे को और मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने कनाडा से धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों को रोकने और देश में बढ़ते हेट क्राइम को रोकने की भी अपील की। भारत ने कहा है कि कनाडा को कानूनी उपायों की मदद से हेट क्राइम पर लगाम लगाने के प्रयास करने चाहिए। उधर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस बीच हमास ने कतर के मध्यस्थों को बताया कि 5 दिन के संघर्ष विराम के बदले गाजा में बंदी बनाए गए 70 महिलाओं और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने टेलीग्राम चैनल पर एक रिकॉर्डेड ऑडियो अपलोड कर मांग रखी। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम के दौरान किसी भी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए और गाजा में हर जगह सहायता और मानवीय राहत की अनुमति शामिल होनी चाहिए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की बात की थी। इजराइल के अनुसार हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे। वहीं अब तक गाजा में करीब 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का आज 38वां दिन है। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खात्मे तक यह युद्ध जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा कि यह केवल एक ऑपरेशन या राउंड नहीं है, बल्कि आतंकवादी समूह द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने का एक निरंतर प्रयास है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम आतंकी समूह को खत्म नहीं करते तो ये फिर से वापस आएंगे। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योट गैलेंट ने एक वीडियो में कहा कि हमास ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है, आतंकवादी भाग रहे हैं, फलस्तीनी नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। नागरिकों को अब सरकार पर भरोसा नहीं है। इजरायली सेना ने वीडियो और तस्वीरें साझा की और कहा कि गाजा में बच्चों के एक अस्पताल के तहखाने में हमास द्वारा संग्रहित हथियार और बंधकों को रखे जाने के संकेत मिले। सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने कहा कि सैनिकों को रैंटिसी अस्पताल के तहखाने में हमास, हथगोले, आत्मघाती जैकेट्स और अन्य विस्फोटकों सहित हथियारों के एक शस्त्रागार के साथ एक कमांड सेंटर भी मिला है। उन्होंने एक छोटी सी रसोई के साथ साथ पास के सुरंग शाफ्ट सहित क्वार्टर्स के फुटेज दिखाए, जो हमास के एक वरिष्ठ नौसैनिक कमांडर के घर तक जाता था। हमास और गाजा में अस्पताल के अधिकारियों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का किसी भी तरह से इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिन का एक बयान आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार गाजा के अस्पतालों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है ताकि गाजा में काम जारी रह सके। और आगे उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार ने माना है कि दिन में सेना अभियान ठहराव के समय को 7 घंटे तक उन्होंने बढ़ा दिया। भारत सरकार WOAH के क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में 16 नवंबर 2023 तक चलने वाली आयोग की बैठक में 36 सदस्य देशों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका जैसे कई विषयों पर सार्थक चर्चा होगी। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत एशिया प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली में चल रही आयोग की 4 दिवसीय बैठक में मौजूद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए भारत पशु स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में एशिया प्रशांत के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। 4 दिन ये बैठक होने वाला। ये 4 दिन पूरा डिसीज का एनिमल पशु पालक का और मत्स्य पालन का, डेयरी का, इसका डिसीज का कैसे कंट्रोल करेंगे हम। एक्सपर्ट्स पूरा दुनिया से इधर एक्सपर्ट्स आए होगा, ये एक्सपर्ट्स एक्सचेंज करेंगे उनका नॉलेज। सम्मेलन में मौजूद मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि यह सम्मेलन सदस्य देशों के बीच मूल्यवान चर्चाओं को बढ़ावा देने का बेहतरीन माध्यम है। WOAH has been an invaluable partner in enhancing our capacity to manage and safeguard the health and welfare of our animals. Their support has not only enabled us to meet the international standard necessary for trade, but also assisted us in developing robust and effective disease control initiatives.
सम्मेलन में मौजूद पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव अलका उपाध्याय ने भारत में पशुपालन और डेयरी महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार वन हेल्थ गुड एनिमल हेल्थ जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और ये सम्मेलन इसी की संकल्पना को साकार करने का माध्यम बनेगा। We contribute to about 23% of the world's milk production annually. It becomes important for us to follow up on the agenda of One Health and good animal health. And animal husbandry here plays a very important role in the agriculture and rural economy. सम्मेलन के दौरान मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की भूमिका सहित भविष्य की चुनौतियों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं में लचीलापन और क्षमता विकसित करने जैसे कई मुद्दों पर सक्रिय संवाद और सार्थक चर्चा होगी। एशिया और एशिया प्रशांत में 33वीं WAH क्षेत्रीय कमीशन की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में चल रहा है। इस बैठक में एक और जहां पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चिंतन मनन और चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर देशों के बीच आपसी सहयोग और समझौते होने के साथ साथ पशु पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जरूरतों को लेकर सहयोग और आदान प्रदान को लेकर भी सहमति बनने की उम्मीदें जताई जा रही है। मेरे सहयोगी अजय परिहार, कैमरामैन राहुल चोपड़ा और राणा के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला की फ्रेमंट में निर्माण इकाई का दौरा किया। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें साझा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली इंजीनियर्स और वित्तीय पेशेवरों को वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए और टेस्ला की यात्रा में उनके उल्लेखनीय योगदान को देख करके बेहद खुशी हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि टेस्ला ईवी सप्लाई चेन में भारत से ऑटो कंपोनेंट्स आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते महत्व को देख करके भी गर्व हुआ। उन्होंने कहा कि टेस्ला भारत के कंपोनेंट आयात को दोगुना करने की राह पर है। टेस्ला CEO एलन मस्क से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन मस्क के अस्वस्थ होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। पीयूष गोयल ने एलन मस्क की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर सूचना और प्रसारण मंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। और मैं इसलिए कह रहा हूं इसके आधार पर, ये अधूरे वादे जो 2018 में कहा था कि महतारी सम्मान योजना में मातृशक्ति को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इसके बदले PSC स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्य परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे, शिक्षकों को नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहां तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। यहां तो गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त करेंगे, नहीं किया। मां गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। नौजवानों का श्राप,
कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपये माहतारी का कहा था, नहीं दिया। मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। मेरे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि ये केवल पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए। आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए एंड मिनिस्टर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के मौके पर सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीयूष गोयल ने एक्स पर बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। मेले का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। 14 दिनों के इस मेले का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, जो सतत विकास और सबके कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। बिहार और केरल इस बार इस मेले के भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश फोकस राज्य उनको दर्जा दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष के जेम पोर्टल पर अगर हम देखें तो खरीदारी का जो आंकड़ा है वो 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। हमारी बात प्रशांत कुमार सिंह, जो कि सीईओ हैं जेम के, उनके साथ हुई। खासतौर पर इकॉनमी टुडे में उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा इस साल 3.5 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक जा सकता है और साथ ही साथ इसमें MSMEs को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उनकी पेमेंट काफ़ी आसानी से की जा रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार का जेम पोर्टल लगातार खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसका सबूत यह है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकारी ई मार्केट प्लेट्स यानी जेम से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, GEM के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। क्या है जेम पोर्टल? केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट जेम पोर्टल को 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। ये पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर के गाड़ियों तक की एक डिटेल श्रृंखला खरीदारी के लिए ग्राहकों को मुहैया कराती है। जेम के पास अब तक 63,000 से ज्यादा सरकारी खरीद संगठन और 62 लाख से ज्यादा सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के सिर्फ 8 महीने में इस पोर्टल से खरीदारी का आंकड़ा 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। 21-22 की बात करें तो इस पोर्टल से 1.06 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी। अब जब यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ को पार कर गया है, माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में कुल खरीदारी 3 लाख करोड़ को पार कर सकती है। फिलहाल सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के माध्यम से लेन देन की अनुमति है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं कुछ कारोबार जगत की अहम खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू हो रहा है। 14 दिन चलने वाले मेले में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और थाईलैंड जैसे देशों की 3,500 इकाइयां प्रदर्शनी में शामिल होंगी और अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने बयान में कहा कि वसुधैव कुटुंबकम व्यापार के जरिए एकजुट विषय के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के 42वें संस्करण में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे।
दीपावली के त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील वोकल फॉर लोकल का असरदार जादू देखने को मिला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि दीपावली पर देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। दूसरी तरफ चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान संभावित है। फिक्की के नवीनतम तिमाही सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारतीय विनिर्माण 2023 और 24 की दूसरी तिमाही में तेज हो गया है और विकसित देशों में मंदी के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 की अगली तिमाहियों में इसे तेजी जारी रहने की संभावना है। कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2027 तक 1404 मिलियन टन और वर्ष 2030 तक 1577 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। वर्तमान में कोयले का उत्पादन स्तर लगभग 1 बिलियन टन प्रति वर्ष है। चालू वर्ष के लिए घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्र को लगभग 821 मैट्रिक टन कोयला आपूर्ति किया गया। भारत का वनस्पति तेल आयात अक्टूबर 2023 में समाप्त तेल वर्ष में 16% बढ़कर 167.1 लाख टन पर पहुंच गया। कुछ खाद्य तेलों पर कम शुल्क की वजह से आयात बढ़ा है। तेल वर्ष 2021 और 22 में 144.1 लाख टन खाद्य तेल का आयात हुआ था। भारत की शीर्ष गैस कंपनी गेल ने शिपिंग लागत बचाने और उत्सर्जन में कटौती करने के लिए दुनिया का पहला जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। वनडे क्रिकेट विश्व कप अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। टूर्नामेंट के लिए सभी 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल बुधवार को होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को खेला जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 अब नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर धमाकेदार जीत के बाद आखिरकार इस टूर्नामेंट को अंतिम 4 टीमें मिल गई हैं, जिनके बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस लगी हुई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड की टीम ने अंक तालिका में नंबर 4 पर अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में अब सेमीफाइनल की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। टूर्नामेंट में पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेबल में टॉप पर काबिज भारत और चौथे नंबर पर स्थित न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार को होगा। मौजूदा विश्व कप में ही धर्मशाला में खेले गए लीग स्तर के मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। अब सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर लगातार दूसरी जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला अंक तालिका में दूसरे नंबर पर स्थित दक्षिण अफ्रीका और तीसरे स्थान पर काबिज 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच गुरुवार के दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच लीग स्तर पर खेले गए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता हासिल की थी। क्रिकेट विश्व कप 2023 में अब सेमीफाइनल का मंच सज चुका है। अब चारों टीमों की नजर हर हाल में नॉकआउट चरण में जीत दर्ज करते हुए फाइनल का टिकट कटाने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और आईसीसी वनडे विश्व कप में भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है उसकी चर्चा हर ओर है। टीम ने अब तक अपने सारे 9 के 9 मुकाबले जीते। ऐसे में इस बात को जानना जरूरी है कि आखिरकार टीम के इस बेहतरीन प्रदर्शन की बड़ी वजह क्या है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय टीम ने विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लीग स्तर के अपने सभी 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में प्रवेश करने में सफलता हासिल की है। टीम इंडिया ने लीग के आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को हराकर 9वीं जीत हासिल की। इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। टीम यूनिट का कमाल। टीम में जो एकता है उसके कारण ही भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस करने में सफल रही है। बता दें कि मैच के बाद बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी दिया जाता है, जिससे टीम में एकता की अलग पहचान दिखती है। इस विश्व कप में भारतीय टीम हर डिपार्टमेंट में कमाल का खेल दिखा रही है। गेंदबाजी बनी बड़ी ताकत। एक समय में भारतीय टीम की ताकत बल्लेबाजी मानी जाती थी,
लेकिन मौजूदा विश्व कप में भारतीय गेंदबाजों ने इस पटकथा को बदल कर रख दिया है। भारतीय टीम खेल के हर विभाग में अव्वल दिख रही है। खासकर गेंदबाजी में जिस तरह से बुमराह, शमी और सिराज की तिकड़ी धमाल मचा रही है, उसका तोड़ किसी भी विरोधी बल्लेबाज के पास नहीं है। मोहम्मद शमी की बात करें तो इस गेंदबाज ने इस विश्व कप में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 16 विकेट हासिल किए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 9 मैच में 12 विकेट निकालने में सफलता हासिल की है। बल्लेबाजी भी शानदार। इस विश्व कप में खास बात ये रही कि टीम ने ज्यादा बदलाव नहीं किए और यही वजह रही कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों ने भी अपने फॉर्म को वापस पाया। इन सब के अलावा जिस तरह से रोहित शर्मा ने ठोस शुरुआत के जरिए सही दिशा दी, तो उसी को पूरा करते हुए विराट कोहली ने इस विश्व कप में अपना 49वां वनडे शतक भी पूरा किया और पारी को संभालने का काम भी किया। कुल मिलाकर भारतीय टीम इस समय पूरे रंग में है, जिसकी बड़ी वजह ये 3 कारण हैं और इसी पर खरे उतरते हुए टीम विश्व कप को अपना बनाने का सपना संजोए हुए है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और दुबई में एयर शो शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस विमान ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया। ये एयर शो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। तकनीकी कौशल के शानदार प्रदर्शन में स्वदेशी रूप से विकसित तेजस विमान ने अपनी असाधारण क्षमताओं और अत्याधुनिक विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए दुबई एयर शो में सुर्खियां बटोरी। सिंगल सीट व सिंगल जेट इंजन वाले मल्टी रोल लाइट फाइटर तेजस ने रोमांचकारी एरोबेटिक युद्धाभ्यास के दौरान अपनी गति और सटीकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय वायुसेना के कुशल कर्मियों द्वारा संचालित तेजस ने अपनी बहुमुखी क्षमता और युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया, जिसकी लोगों ने खूब प्रशंसा की। It is a 4 to 4.5 generation aircraft, and I am proud to say that the pilots that to fly, I also belong to one of the squadrons that flies this aircraft, and we are really proud to be an Indian here today. We also have the formation aerobatic team, Sarang helicopters, again flown by an aircraft that is produced by HAL, that is the Dhruv. They will also be demonstrating their performance along with displaying aircraft on the ground. दुबई एयर शो में भारतीय रक्षा निर्माताओं ने उन्नत लड़ाकू विमान को पसंद करने वाले देशों के लिए तेजस को एक किफायती और विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रदर्शित किया है। एयर शो में तेजस की सफल भागीदारी से संभावित अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक रक्षा बाजार में उभरते भागीदार के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। एयर शो में तेजस के साथ भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हिस्सा ले रही है। दुबई एयर शो में भाग लेने वाली टीम इंडिया उत्साह से भरी हुई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित शीर्ष भारतीय रक्षा कंपनियां एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में देश की नवीनतम प्रगति को दर्शाने के लिए तैयार हैं। दुबई एयर शो में इस भागीदारी से विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति और उन्नत स्वदेशी विमानों का कौशल प्रदर्शित होगा। Tejas aircraft is capable of pulling up to 8G and minus 3.5G. The aircraft is capable of carrying both beyond visual range as well as short range A4M missiles. The aircraft has got inherent 23 mm gun and also capable of carrying targeting pod. Relaxed static stability and state-of-the-art fly-by-wire system, which is homegrown, makes it highly agile and maneuverable. The aircraft is capable of turning at very high rates, which makes it a beautiful machine to fly in close combat. भारतीय पैविलियन के मुख्य आकर्षणों में से एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDVF का मॉडल प्रदर्शन है। TEDVF की कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें वायु रक्षा और समुद्री हमले मिशन दोनों के लिए डिजाइन किए गए मध्यम वजन वाले वाहक विमान के रूप में इसकी भूमिका शामिल है। इसके अतिरिक्त TEDVF में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित स्वास्थ्य और उपयोग निगरानी प्रणाली शामिल है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार किया है, जो आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की क्षमता दिखाता है। दुबई एयर शो में भारतीय पैविलियन एरोस्पेस प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और रक्षा क्षेत्र की प्रगति में ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल समाचारों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हाथी और इंसान के बीच एक अनूठी प्रेम कहानी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये रामकृष्ण गुप्तान हैं, जो पंचायत सचिव के रूप में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, और ये हैं उनकी पत्नी पारुकुट्टी, एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल शिक्षिका। दोनों को हाथियों से बहुत प्यार है, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के पास हाथी जो थे। जब रामकृष्ण 2001 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने एक हाथी के बच्चे की तस्वीर देखी। जब उन्हें पता चला कि हाथी का ये बच्चा बिक्री के लिए है, तो दंपति ने अपनी बचत निकाली और उसे खरीद लिया। यह मेरा सेवानिवृत्ति का वर्ष था। मैंने अपना सेवानिवृत्ति लाभ लिया और उसे खरीद लिया। हम जानते थे कि अगर हम एक हाथी के बच्चे को पालेंगे तो वह निश्चित रूप से हमसे प्यार करेगा। और इस तरह अंडमान से जहाज द्वारा यात्रा करके विजय नाम का ये हाथी का बच्चा श्री कृष्णपुरम में उनके घर आ गया। दंपति ने उसका नाम नहीं बदला और वो उसे विजय ही बुलाते रहे। कहते हैं कि प्रेम तो भाव है, जिसे पालें उसी से हो जाता है। ये देखिए किस तरह ये दंपति विजय को अपना बेटा मानते हैं। अब ये 27 साल के हो चुके हैं। विजय हमेशा उनके आंगन में पारुकुट्टी से गुड़ लेकर खाते रहते हैं और परिवार के सभी सदस्य उन्हें बच्चे की तरह ही लाड़ प्यार देते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बारे में कभी बुरा महसूस नहीं किया। हमने अपनी पेंशन से प्राप्त आय से उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। हमें पिछले 2 वर्षों से उनसे आय मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ये सब हम इनके पालन पर खर्च करना चाहते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। पेंशन से हाथी खरीदने के लिए समाज के लोगों द्वारा इस दंपति की आलोचना भी हुई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और अब गांव वालों को भी हाथी पर गर्व है। ये हाथी आसपास के लगभग सभी मंदिर उत्सवों में भाग लेते हैं। पिछले 20 सालों से घर को रेनोवेट करने की हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई। पहले हमने सेवानिवृत्ति लाभों के साथ घर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। बाद में हमने ये विचार छोड़ दिया। अब इस दंपति को अपने बाद विजय के भविष्य की चिंता है, लेकिन वो उन लोगों को मना कर देते हैं जो विजय को खरीदने के लिए उनके पास आते हैं। उनके अनुसार विजय कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है। वो चाहते हैं कि आगे भी विजय एक लाडले बच्चे की तरह ही जिए। यहाँ हम बारिश और गर्मी हर हाल में खुश रहते हैं। हमने लाभ के लिए धन नहीं जुटाया। मैंने लाभ हानि की गणना किए बिना अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इसी तरह हम अपने बेटे विजय को खाना खिलाते हैं। अपने घर में दशकों से अधिक समय तक एक हाथी को पालने वाले जोड़े की ये दिल को छू लेने वाली कहानी इंसानों और हाथियों के बीच के अनोखे रिश्ते की परिचायक है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पलक्कड़ से अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।